नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कर्नाटका में एक कानून बना है हेट स्पीच के खिलाफ। हेट स्पीच तो आप समझते हैं ना। हेट स्पीच का मतलब कि ऐसी स्पीच, ऐसा भाषण जिसमें किसी धार्मिक समुदाय को, किसी जाति को, किसी को निशाना बनाया जाए, जो समाज के अंदर नफरत फैलाने के लिए हो, जो ऐसा हो जिससे समाज में पोलराइजेशन फैले। बताने की जरूरत नहीं है कि इस देश में सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है। या तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग देते हैं, और या फिर ऐसे लोग देते हैं जो अपने आप को कहते तो बाबा हैं लेकिन काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट का। कभी कोई नेता खड़े होकर कहता है कपड़ों से पहचान लेंगे। अभी आपको याद होगा नीतीश कुमार वाली घटना जिसमें उन्होंने हिजाब खींचा था। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और मंत्री गिरिराज सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा नीतीश ने अच्छा किया, और उसके बाद जब कहा गया कि लड़की ने नौकरी छोड़ दी है तो उन्होंने कहा लड़की नौकरी छोड़ दे या फिर जहन्नुम में जाए। यह भाषा जिन लोगों की हो वो अब कर्नाटका सरकार के ऊपर आरोप यह लगा रहे हैं कि यह कानून तो हिटलर वाला कानून हो जाएगा। दरअसल इस कानून की डिमांड तब से ही हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया था कि हेट स्पीच देश के अंदर बहुत बढ़ रही है और इससे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। अब कह तो दिया कि हेट स्पीच बहुत बढ़ रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट यह नहीं बताएगा कि हमारे देश के अंदर हेट स्पीच कौन कर रहा है। वाशिंगटन में एक इंडिया हेट लैब करके संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट बताती है कि ईसाई, मुसलमान और इस तरह के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नफरती स्पीचेज हैं वो 668 हुआ करती थी 2023 में, लेकिन 2024 में इलेक्शन आया तो बढ़कर 1165 आ गई। तो चुनाव आते ही हेट स्पीच किस तरह से बढ़ जाती है ये बताने की जरूरत नहीं है। यति नरसिंहानंद, आपको याद होगा दिल्ली में जो घटना हुई थी, बम विस्फोट हुआ था, उसके बाद वो कहता है कि अलीगढ़ और जामिया के अंदर बुलडोजर चला देना चाहिए। आपको साउथ का टी राजा याद होगा, हैदराबाद का, जिसने एक से एक नफरती बयान दिए हैं। आपको उड़ीसा की वो तमाम घटनाएं होंगी याद जहां ईसाइयों के खिलाफ एक से एक घटिया बयान दिए गए। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2024 में हेट स्पीच जो है वो बढ़ी है। सबसे ज्यादा इसमें भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोगों का हाथ है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके कार्यकर्ता और इस तरह के लोग और बाबा जितने नए नए बने हुए हैं वो जानबूझकर हेट स्पीच देते हैं ताकि समाज में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़े और उनका वोट बैंक पक्का हो। इसी का मुकाबला करने के लिए कर्नाटक में यह कानून आया है जिसमें 50,000 रुपए के जुर्माने की बात है और 1 साल से लेकर 7 साल तक के सजा की बात है। इसके अलावा ऐसे लोग जो बार बार हेट स्पीच देते हैं, जो आदतन अपराधी हैं, जो लगातार हेट स्पीच ही देते रहते हैं, उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इन अपराधों को संज्ञेय बताया गया है, गैर जमानती बताया गया है और न्यायिक दंडाधिकारी जो होगा फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी का, उसकी कोर्ट में इस पर बहस होगी, उसकी कोर्ट में यह मामला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। सदन के अंदर, कर्नाटक में सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आर अशोक, उन्होंने कहा कि इसके कानून पुलिस को हिटलर में बदल देंगे। उनसे पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली में कौन सा कानून लगा जिसमें उमर खालिद, शर्जिल इमाम और ऐसे तमाम लोग पिछले 5 साल से जेल के अंदर बंद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं शुरू हुई है, कोर्ट में केस भी शुरू नहीं हुआ है और 5 साल से वो लोग जेल के अंदर गिरफ्तार होकर रखे गए हैं। पूछना चाहिए कि यह हिटलर का कानून नहीं है तो क्या है कि यूएपीए के तहत किसी को भी उठाया जाता है, महीनों बरसों तक गिरफ्तार रखा जाता है और उसके बाद एक दिन जब कोर्ट जमानत देते हुए कहती है कि इनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता तो किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि यह क्या है कि लोगों के घर बुलडोजर से गिरवा दिए जाते हैं और एक मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा जाता है। यह अगर हिटलर जैसा शासन नहीं है तो क्या है? तो जहां अपना शासन है बीजेपी का, वहां विरोधियों को दबाने के लिए हिटलर बनने में
स्टालिन बनने में, मुसोलिनी बनने में उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती। वो आराम से ऐसा कानून बनाते हैं या फिर कानून में ऐसी तोड़फोड़ करते हैं कि लोगों को जैसी चाहें वैसी सजा दे सके। मैं यूपी की एक घटना बताता हूं जो इस समय वायरल हो रही है। बहराइच का मामला है। वहां कथावाचक गए हैं पुंडरीक गोस्वामी। कथावाचक हैं, कथा कहने का उनको हक है। मैं नहीं जानता, मैं कथाएं सुनता नहीं हूं, तो कैसी कथा देते हैं कैसी नहीं देते हैं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने 38 सेकंड का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जो यहां पर भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में दिखाई यह दिया जा रहा है कि उनको पुलिस बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है, सलामी दे रही है, पुलिस की परेड हो रही है। अब यह बताइए कि कौन सा कानून है जिसके तहत एक बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। बहराइच पुलिस ने संविधान के किस नियम के तहत, किस कानून के तहत एक बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है? यह सवाल पूछा तो जाएगा, और यह सवाल तब और पूछा जाएगा जब एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी को एक कार्यक्रम में इस्लाम की शिक्षाओं पर भाषण देने के लिए लाइन हाजिर कर दिया गया। जी, सिर्फ उन्होंने एक कार्यक्रम में कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, इस्लाम की शिक्षाओं की बात की और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। आपको याद होगा संभल के वो पुलिस अधिकारी जो पहले पहलवान हुआ करते थे, कंधे पर गदा लेकर जा रहे थे, तस्वीरें आई और उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया। मतलब अगर आप एक धर्म के कार्यक्रम में जाते हैं, गदा लेकर जाते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप मुसलमानों के किसी कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर इस्लाम की शिक्षाओं पर भाषण देते हैं तो आपको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। कर्नाटक के नेताओं से पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि यह कौन सा कानून हो रहा है, यह हिटलरी कानून है कि नहीं। बहराइच के मामले में बताया जा रहा है कि जब सवाल उठने लगे, चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया, समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया, तो डीजीपी ने पुलिस अधीक्षक का स्पष्टीकरण तलब किया है। तब यह पता चलता है कि कार्यक्रम में जो एसपी साहब हैं, आरएन सिंह साहब, स्वयं यजमान के रूप में वहां पर उपस्थित रहे। यानी जिस पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस तरह के कार्यक्रम में जहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था करे, वो पुलिस वहां पर यजमान का रोल निभा रही है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि एक पुलिस इंस्पेक्टर जाकर इस्लामिक शिक्षाओं पर बात कर देता है तो तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है। पहले भी हमने देखा था, दाढ़ी रखने के लिए एक पुलिस वाले को मध्य प्रदेश में लाइन हाजिर कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अगर आप हिंदू प्रतीक रखते हैं तो आपके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता है। पूछा जाना चाहिए कि यह सब किस कानून के तहत हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां तो किया ही जा रहा है, जहां सरकारें नहीं है वहां भी नफरतों को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि इसी बहाने सरकार बन जाए। बंगाल की घटना आप देखिए, बंगाल में धीरेन्द्र शास्त्री का आयोजन था और धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में कुछ लोगों की, कुछ विक्रेताओं की इसलिए पिटाई की गई क्योंकि वो नॉनवेज बेच रहे थे, और वो भी कार्यक्रम के अंदर नहीं बेच रहे थे, अपनी जगह पर बेच रहे थे। चिकन पैटीज कोई बेच रहा था, कोई चिकन रोल बेच रहा था, जो चीजें बंगाल में खूब खाई जाती हैं और बंगाल में काफी पॉपुलर है। तो चिकन पैटीज खाने वाले लोगों की धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में पिटाई की गई, मारा पीटा गया, उनकी दुकान तोड़ दी गई, उनका पैसा छीन लिया गया। चलिए, कुछ लोगों ने यह काम किया, कोई बात नहीं। उसके बाद वो लोग गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तार होने के बाद तुरंत उनकी जमानत हो जाती है। चलिए, यह भी कोई बात नहीं, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन उस जमानत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो दिलीप घोष है, वहां के बड़े नेता हैं, वो उन गुंडों को, मवालियों को बुलाते हैं और बाकायदा माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। मैं दावा कर सकता हूं कि घोष साहब के यहां भी नॉनवेज बनता होगा, हर बड़े बंगाली के यहां बनता है, हर छोटे बंगाली के यहां बनता है। लेकिन राजनीति करने के लिए चूंकि मुसलमानों को उन्होंने पीटा था, उनको बुलाकर स्वागत किया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है। यह क्या है? यह अगर समाज में नफरत नहीं फैलाना है तो क्या है? लोगों की मार पिटाई करने वाले, कानून अपने हाथ में लेने वाले, मुसलमानों को पीटने वालों को
जो लोग मारते हैं उनका बुलाकर अगर स्वागत किया जाता है तो ये क्या है? चलिए, ये निपट गया गुजरात। देख लीजिए, बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों और उनके बलात्कारियों को जब जमानत मिली थी तो उनका गुजरात में माला पहनाकर किसने स्वागत किया था बताने की जरूरत नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो हेट स्पीच से लेकर समाज के अंदर नफरत फैलाने का सबसे ज्यादा काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे यति नरसिंहानंद से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हैं। अभी लगातार रामदेव की मिलावट की खबरें आप देख रहे होंगे। उसका घी इस लायक नहीं पाया गया कि इंसान उसको खाए, उसका घी जहरीला पाया गया। उसकी लाल मिर्च को मिलावट वाला पाया गया। सरकार ने स्वीकार किया कि रामदेव की जो लाल मिर्च है वो खाने योग्य नहीं है, वो नुकसान करती है। और यही रामदेव रूह अफ़ज़ा के खिलाफ वीडियो बाकायदा बनाकर जारी करता है और उस वीडियो में रूह अफ़ज़ा को जिहाद और जाने किन किन चीजों से जोड़ता है। शरबत को भी हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करता है। एक वक्त वो था जब हमारे देश में अंग्रेजों ने हिंदू पानी और मुसलमान पानी अलग कर दिया था। जब स्टेशन पर हिंदू पानी अलग मिलता था, मुसलमान पानी अलग मिलता था, नतीजा ये हुआ कि हम दो मुल्कों में बंट गए। और आज रामदेव जैसे लोग जो हैं एक शरबत के लिए मुस्लिम शरबत और हिंदू शरबत जैसी चीज करना चाहते हैं। ये अगर हेट स्पीच नहीं है तो और क्या है? और इसके साथ नेताओं के सैकड़ों बयान जोड़ दीजिए। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे मियां लोगों का वोट नहीं चाहिए। मुख्यमंत्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं मिलेगा जिसने जहरीला बयान नहीं दिया होगा। फिर मेरा सवाल यह है कि ऐसे जहरीले बयानों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप किसी को भी यूएपीए लगाकर सिर्फ इसलिए उठा लेते हैं कि वो आपकी सरकार का विरोध करता है, छोड़िए मुसलमानों को। लद्दाख से आए थे सोनम वांगचुक न्याय मांगने के लिए, न्याय तो नहीं मिला, जेल जरूर मिल गई है और अब तारीख पे तारीख लगातार उनको दी जा रही है। जनता कुछ दिन शोर करती है, फिर थक जाती है, फिर भूल जाती है, लेकिन सोनम वांगचुक आज की डेट में भी जेल के अंदर पड़े हुए हैं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने कभी मोदी जी की तारीफ की थी। जब बटा था जम्मू और कश्मीर, जब लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग कर दिया गया था तो सोनम वांगचुक खुश नजर आए थे, उसका स्वागत करते हुए नजर आए थे। लेकिन अपनी ही बातें जब उन्होंने दोहराई, वही वादे दोहराए जो बीजेपी ने उनके साथ किए थे, उन्हीं वादों को पूरा करने की मांग की तो अंततः क्या हुआ? वो जेल के अंदर पहुंच गए और अब कब छूटेंगे कोई नहीं जानता। तो जब हर विरोधी को निपटाने के लिए बीजेपी खुद ऐसे ऐसे कानून लेकर आती है तो अगर हेट स्पीच के खिलाफ कर्नाटक की सरकार एक कानून लाई है तो बीजेपी को यह डर लगना बहुत लाजिम है कि कहीं ऐसा ना हो कि नफरती भाषण देने वाले, नफरती बातें करने वाले उनके ही लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। इसीलिए कर्नाटक में वो इस बिल को राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बता रही है कि इससे पॉलिटिकल प्रतिशोध लिया जाएगा। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि पॉलिटिकल लोगों को विकास की बात क्यों नहीं करनी है? पॉलिटिकल लोगों को सबको साथ लेकर चलने की बात क्यों नहीं करनी है? पॉलिटिकल लोगों को अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए नफरती भाषण देने की क्या जरूरत है? और अगर नफरती भाषण ये लगातार दे रहे हैं, अगर इनके नफरती भाषणों की वजह से समाज के अंदर लगातार तनाव हो रहा है, तो फिर एक ऐसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए जो नफरती लोगों को जेल भेजे, जो नफरती लोगों के ऊपर जुर्माना लगाए, जो नफरती लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाए? मेरा तो मानना है कि इस तरह की नफरत को बहुत और बहुत सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। समाज के अंदर बंटवारा पैदा करने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटने और गाली गलौज करने वाले लगातार, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे बाकी जगह हो, यहां पर लगातार गाली गलौज करने वाले, अल्पसंख्यकों को अपमानित करने वाले, सरकार के विरोधियों का डीह्यूमनाइजेशन करने वाले जो वीडियोस और लगातार बातें होती रहती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को यह सबक मिले कि नफरत फैलाना कोई
ऐसी चीज नहीं है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोगों को यह सबक मिले कि अगर नफरत फैलाएंगे तो जेल भी हो सकती है। जब अपने आप ये चीजें नहीं रुक रही हैं तो कर्नाटक सरकार के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। यह कानून बनना चाहिए, लेकिन हां, इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल शत्रुओं को निपटाना है। इसका इस्तेमाल समाज के अंदर सौहार्द स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।